बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। बीजेपी 101, जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आरएलएम और एचएएम को भी 6-6 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना आज होगी जारी। शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान, 14 नवंबर को होगी मतगणना। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत में। विदेश मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से करेंगी मुलाकात। व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा में द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग पर होगी चर्चा। आज एक दिवसीय जयपुर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। 3 नए आपराधिक कानून के 1 साल पूरे होने पर आयोजित प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। 13 से 18 अक्टूबर तक होगा प्रदर्शनी का आयोजन। और भारतीय सेना इस महीने की 14 तारीख से नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की करेगी मेजबानी। 3 दिवसीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी आएंगे एक साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और शांति अभियानों के अवर महासचिव जीन पियरे कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। और शुरुआत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा आखिरकार अंतिम रूप ले चुका है। गठबंधन में शामिल सभी दलों ने लंबी चर्चा के बाद अपनी सीटों की संख्या तय कर ली है। कुल 243 सीटों में से 235 सीटों पर समझौता हो चुका है। एनडीए के 2 प्रमुख दल बीजेपी और जेडीयू 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी दोनों के पास बराबर सीटें गई हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, यानी जो उनकी पार्टी है, उन्हें 29 सीटें दी गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6-6 सीटें मिली हैं। सीट बंटवारे के अंतिम होते ही, जैसे ही सीट बंटवारे पर फैसला हुआ, उसके बाद एनडीए अब जमीनी स्तर पर बिहार में प्रचार अभियान को तेज करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर से बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और इस घोषणा के बाद सभी घटक दलों का ध्यान अब उम्मीदवारों के चयन और उन्हें जल्द से जल्द मैदान में उतारने पर केंद्रित हो गया है। सीटों के बंटवारे के तुरंत बाद बीजेपी के हिस्से में आई सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बिहार बीजेपी के चीफ दिलीप जायसवाल समेत कई और बड़े नेता मौजूद रहे। उम्मीद की जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी आज शाम तक जारी हो जाए। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव आयोग आज यानी 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी करेगा और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। बिहार चुनाव के लिए 90,712 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग होनी है। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 42 लाख है और इनमें से पुरुष मतदाता 3 करोड़ 92 लाख हैं और महिला मतदाता 3 करोड़ 50 लाख हैं। 14 लाख ऐसे मतदाता भी हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए 20 अक्टूबर तक का समय मिलेगा।
इसके बाद 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में रविवार को दिल्ली पहुंची। वो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगी। इस दौरान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगी और व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा करेंगी। अपनी इस यात्रा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम है और दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है उन संबंधों को और आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। तमाम तरीके होंगे जिन पर विचार किया जाएगा। अनीता आनंद की यात्रा का उद्देश्य भारत कनाडा संबंधों को मजबूत करना है। मई में विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद ये अनीता आनंद की पहली भारत यात्रा है। गृहमंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय जयपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज जयपुर के एचसीएम रीपा में आयोजित होने वाली कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 आपराधिक कानून के 1 वर्ष पूरे होने पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 1 जुलाई सन 2000 से लागू 3 नवीन कानून के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में, यानी ये कानून जो 1 साल पहले लागू हुआ उसके उपलक्ष्य में जेईसीसी सीतापुर में आयोजित होने वाली 6 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। 2:20 पर दोपहर के वक्त जो प्रस्तावित सत्र है उसका उद्घाटन करने के बाद कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। 9,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अमित शाह तमाम विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए और डेयरी उत्पादकों को दुग्ध सब्सिडी के लिए 364 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण भी होगा। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, जैसा आपको जानकारी है। मुख्यमंत्री जी अभी पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आए थे और सभी चीजों को बारीकी से देखा गया है। कुछ उन्होंने जो हमें निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से और व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे और पूरी तैयारियां जो हैं जोर शोर से चल रही हैं और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा, सफल, सुरक्षित कार्यक्रम यहाँ पर हो सकेगा। नए आपराधिक कानूनों की विशेषताओं को रेखांकित करती हुई प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इसका उद्घाटन करेंगे और ये प्रदर्शनी सभी आमजनों के लिए 14 तारीख से 18 तारीख तक रहेगी। तो मेरा अनुरोध है कि 14 से 18 के बीच में लोग आएं और जो नए कानूनों में जो जनता के लिए, जो पीड़ितों की मदद के लिए और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो नए प्रावधान आए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी को सेशल्स में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने विश्वास जाहिर किया कि भारत और सेशल्स के बीच समय परीक्षित और बहुआयामी संबंध डॉक्टर हर्मनी के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान और भी मजबूत होंगे और इन्हें और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि सेशल्स के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी की जीत पर उन्हें हार्दिक बधाई। हिंद महासागर का जल हमारी साझा विरासत है और हमारे लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का पोषण करता है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल में हमारे समय परीक्षित और बहुआयामी संबंध और मजबूत होंगे, गति मिलेगी और आने वाले कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यानी सीपीसी को संबोधित किया। इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रमंडल केवल राष्ट्रों का संघ नहीं है, साझा मूल्यों, लोकतंत्र और संवाद से बंधा एक परिवार है। उन्होंने दोहराया कि भारत संसदीय संस्थाओं को मजबूत बनाने और समता और न्याय पर आधारित समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक परिवार है, जहां राष्ट्रमंडल देशों की विभिन्न संसदें और विधानसभाएं एक दूसरे से सीखती है और सर्वोत्तम संसदीय परंपराओं को साझा करती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास करती है। ये मंच हमें अवसर देता है कि हम विचार विमर्शों के माध्यम से अपने अपने संसदीय तंत्रों में सुधार करें, पारदर्शिता लाएं और उत्तरदायित्व बढ़ाएं और नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अधिक प्रभावी ढंग से करें। यही सीपीए की असली ताकत है। विशेष करके किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की तकनीकें संसदीय परंपराओं को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बना सकती है। साथियों, जलवायु परिवर्तन हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि पूरी मानवता की साझा चिंता है। भारत ने इस क्षेत्र में बहुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने वाला देश है। आज भारत विश्व का महानतम लोकतंत्र भी है और विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का देश भी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली का विचार पूरे विश्व को दिया है। साथियों, आतंकवाद, लैंगिक असमानता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियां राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं। सीपीए जैसे मंच हमें अवसर देते हैं कि हम इन साझा चुनौतियों पर खुलकर विचार करें, नीतिगत सहयोग विकसित करें और मिलकर इसका समाधान तलाशने का कार्रवाई भी करें। भारतीय सेना इस महीने की 14 तारीख से नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगी। 3 दिवसीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एक साथ आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और शांति अभियानों के अवर महासचिव जीन पियरे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन के दौरान साझा क्षमता निर्माण, द्विपक्षीय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए रक्षा प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएंगी। जाते जाते आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी कुछ रोचक तस्वीरें। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।
Peace is humanity's greatest pursuit. Since its inception, the United Nations has stood as a beacon of hope, striving to prevent conflict, protect the vulnerable, and build a better tomorrow. United Nations peacekeeping brings together nations, cultures, and forces, uniting them under one mission: peace. From monitoring ceasefires to protecting civilians, peacekeepers safeguard lives and restore dignity where conflict has torn it apart. Despite operational commitments at home, the Indian Army has been a steadfast contributor to global peace. Since 1950, India has participated in 53 of 72 UN peacekeeping missions, deploying nearly 300,000 soldiers, among the largest contributions by any nation. Today, over 5,000 Indian peacekeepers serve in 9 missions across the world, including 5 infantry contingents, 11 specialist units, and 188 staff officers and military observers. India has also provided 16 force commanders, divisional commanders, and senior military advisors, shaping the UN's most critical operations. Whenever disaster has struck, Indian contingents have delivered food, water, shelter, and hope to displaced families. Indian medical teams have been a lifeline, conducting medical camps, surgeries, and specialized care for thousands every year. These efforts not only heal, but establish sustainable healthcare systems in conflict zones. In rural and conflict-hit regions, Indian troops organize veterinary camps, saving thousands of livestock, protecting livelihoods, and building resilience for local communities. Our engineers rebuild lives, constructing vital infrastructure for a better tomorrow. Indian peacekeepers strengthen local forces through structured training and capacity building initiatives. From skill development programs on health, education, and equality to yoga outreach promoting holistic well-being, Indian peacekeepers build trust and resilience within communities. At the heart of our mission lies the protection of civilians, ensuring safety for the most vulnerable. Female engagement teams of the Indian Army, now deployed across all missions, connect deeply with women and children. From gathering information to assisting in humanitarian crises, they build dialogue, trust, and security where it matters most. To heal invisible wounds of conflict, India has embedded psychological counselors in mission hospitals, bringing care, stability, and hope to affected populations. Peace is more than absence of conflict. Through education, empowerment, and equality, Indian peacekeepers help rebuild societies on stronger foundations. Enshrined in our civilizational ethos, the world is one family. Vasudhaiva Kutumbakam. Our peacekeepers embody this eternal philosophy, serving humanity beyond borders. The UN Troop Contributing Countries Chiefs Conclave reaffirms this shared resolve, bringing together nations to strengthen peacekeeping and chart the course of a safer future.